बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। जुमा 7 अगस्त का आगाज़ हो चुका है और ख़बर सबसे बड़ी ये है कि ईरान एक नई तारीख रकम करने जा रहा है। एक ऐसी डेवलपमेंट होने जा रही है जो अमेरिका और उसके इत्तहादियों के लिए, खलीजी ममालिक के लिए किसी बहुत बड़े सदमे से कम नहीं है। ये एक ऐसी होनी है जिसको अब शायद टाला नहीं जा सकता। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कुछ बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हो चुके हैं और उनसे बड़ी हद तक वाज़े हो चुका है कि अगले 48 घंटे में इलाकाई सतह पर और बैनुल-अक़वामी सतह पर कौन से वाक़यात वक़ू पज़ीर होंगे और इन वाक़यात के नतीजे में एक ऐसा ऑर्डर तश्कील पाएगा मिडल ईस्ट में जो ईरान को अनस्टॉपेबल बना देगा। ईरान की तरक्की को, ईरान की तामीर को, ईरान के वर्ल्ड स्टेज के ऊपर एक बड़ी पावर बनने को अनस्टॉपेबल कर देगा। और इसी दौरान हम देखते हैं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, उनका एक हंगामी दौरा सऊदी अरब का, जिसको सफारती लिहाज से एक तो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम करार दिया जा रहा है और मुस्तकबिल में ईरान और सऊदी अरब के दरमियान एक बकाए बाहमी के उसूलों पर मबनी मुआहदे की राह हमवार करने के लिए बहुत अहम समझा जा रहा है। इस तमाम मंजरनामे पर हम बात करेंगे। ईरान के ख़िलाफ़ आपको मालूम है कि अमेरिका, इसराइल और उसके इत्तहादियों की जंग के लगभग 160 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और जंग अब 161वें दिन में दाखिल हो रही है। और इस तमाम वक्त के दौरान हमारे सामने इस बात के ऊपर हम बहुत तफसील के साथ बहुत मरतबा बात कर चुके हैं कि दो ऐसे मुतहारिब ममालिक हैं, यानी कि एक अमेरिका, इसराइल, उनको आप इकट्ठा कर लें, और दूसरी तरफ ईरान है जो तने तनहा है। बैक एंड के ऊपर हल्की फुल्की सपोर्ट जो है वो चाइना और रशिया की है और डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो है वो चंद ममालिक की है। और दूसरी तरफ ताकत के अंबार से, दौलत के अंबार से लदे हुए, जिनकी तिजोरियां भरी हुई हैं, जिनके पास डॉलर्स मौजूद हैं, जिनके पास दुनिया भर के ख़जाने मौजूद हैं, जिनके पास दुनिया भर की बेहतरीन जो आर्सनल है, वेपनरी है, वो मौजूद है, और उनके दरमियान ये लड़ाई हो रही है। और इस ज़मन में मैं आपको आगाज़ में बस एक छोटा सा लतीफ़ा सुना देता हूँ, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं और होने जा रही हैं, इससे क्या होगा और ईरान जो है वो क्या हासिल करने जा रहा है। ये जो वाक़या है ये मुझे मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग की लड़ाई के दरमियान और उस तनाजुर में सुनाया। एक दिन मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप लोगों ने तो बड़ा हावी हुए हुए हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरीके से मार रहे हैं, आप उनके लीडर्स को उठा रहे हैं, एक मुकदमे में जो है उनको ज़मानत मिलती है, उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, कोई जेल से बाहर निकलता है, आप उसको फिर गिरफ्तार कर लेते हैं, और फिर आप जो है ये कहते हैं कि जनाब उनके वर्कर्स जो हैं उनके ऊपर बाहर निकलने पे पाबंदी, उनके एहतजाज करने पे पाबंदी, मीडिया को आपने काबू कर लिया, जुडिशरी को आपने काबू कर लिया। जब आपने तमाम जो होल्स हैं उनको प्लग कर लिया और सिस्टम को आपने काबू कर लिया, तो फिर ये आप क्या दरमियान में जो है वो पख ले आते हैं कि सहूलतकारी हो रही है और आप अभी भी घबराए हुए नज़र आते हैं। तो उन्होंने मुझे एक लतीफ़ा सुनाया। उन्होंने कहा कि ईसा मियां, बात यह है कि एक पहलवान था और वो पहलवान एक और पहलवान के सीने पे चढ़ा हुआ था और उसको जोर जोर के मुक्के मार रहा था, उसके नाक से खून बह रहा था, यानी कि दूसरे पहलवान के, और साथ में मारने वाला जो पहलवान है वो रोजारों कतार रो रहा था। तो किसी ने उस मारने वाले से पूछा कि भाई तू उस दूसरे पहलवान को मार रहा है, उसका तूने नाक तोड़ दिया, उसके मुंह से उसके होंठ फट गए, खून निकल रहा है, तो तू क्यों रो रहा है? तो उसने कहा कि अभी तो मैं इसके सीने पे सवार हूं और मैं रो इस बात से रहा हूं कि जिस दिन ये मेरे सीने पे सवार हो गया तो उस दिन ये मेरा क्या हशर करेगा, मेरे से क्या बदला लेगा। तो हम जब इस तनाजुर में बात करते हैं ईरान के और अमेरिका के और खलीजी ममालिक के, इसराइल के और ईरान के, इस तमाम तनाजुर में बात करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ईरान जो है उसमें कोई बड़ी तबाही और बर्बादी नहीं मचाई जा सकती। ये तमाम ममालिक, इनके पास जितनी दौलत, जितना असलहा मौजूद है, इनके पास जिस किस्म के तैयारे मौजूद हैं, जिस किस्म के मिसाइल्स इनके पास मौजूद हैं, जिस किस्म का न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल्स इनके पास मौजूद हैं, B-52 बॉम्बर्स हैं, बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं, डार्क ईगल मिसाइल है, दुनिया भर के बेहतरीन जदीद तरीन हथियार इनके पास मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये ईरान जो है उसके ऊपर हमला आवर होकर ईरान का नुकसान नहीं कर सकते। ये ईरान के पावर प्लांट्स भी तबाह कर सकते हैं, ये ईरान के राब्ता पुल भी तबाह कर सकते हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज़, उनके मतब, उनके मकतब, उनके हस्पताल, उनके सिविलियन
इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका पानी पीने का जो निज़ाम है उसको डैमेज कर सकते हैं, ईरान में तबाही और बर्बादी ये बहुत मचा सकते हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि फिर ये कर क्यों नहीं गुजरते, ये ईरान के इतने बड़े दुश्मन हैं तो ईरान के साथ ये सब कुछ कर क्यों नहीं गुजरते। और इसका जवाब सबसे अहम है, इस सारी लड़ाई में जवाब ये है कि ईरान, अगरचे इस जंग में हमने अब तक ये समझ लिया कि ईरान के पास खुद का दिफा करने की उस किस्म की सलाहियत मौजूद नहीं है, उसके पास बेहतरीन इंटरसेप्टर्स मौजूद नहीं है, उसके पास एक बेहतरीन फिजाई दिफाई निज़ाम जो है वो मौजूद नहीं है। लेकिन जो ईरान की अटैक करने की कैपेबिलिटी है और वो जो जाग्रोस माउंटेन रेंज में उनके ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स का, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स का, क्रूज मिसाइल्स का जखीरा मौजूद है और एक इंटेंट मौजूद है कि अगर आप हमारे ऊपर हमलावर होंगे तो ठीक है, फिर हम आपके तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। ये है वो धमकी जिससे खौफ खा रहे हैं अमेरिका और उसके इत्तेहादी, यानी कि वो खलीजी ममालिक जो वाज़े तौर पर अमेरिका और इसराइल के साथ इस जंग में खड़े हुए हैं। उनको ये मालूम है कि अमेरिका अगर अपने जो सबसे महफूज तस्वुर होने वाले फौजी अड्डे हैं, अल उदैद एयर बेस का, जॉर्डन में बेसिस का, अली अल सालिम का, बोरिंग एयर बेस का, अल जफरा का, शेख ईसा बेस का दिफा नहीं कर सकता, तो फिर जो अरामको की फैसिलिटीज़ हैं, जो कुवैत के, मुत्तहिदा अरब अमारात के, कतर का रास लफान है या बहरीन की ऑयल फील्ड्स हैं, इनका दिफा कैसे करेगा अमेरिका। और यही वो वजह है कि जिसने गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान ईरान को अब उस स्टेज पर खड़ा कर दिया है कि जहाँ पर एक नई तारीख रकम होने जा रही है। कुछ जुज़ियात मैं आपके सामने रख देता हूँ कि जो मुआहदा बेसिकली अब होने जा रहा है ईरान और ओमान के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से, ये ईरान की एक मरतबा फिर वो फतह है जिसका ऐलान उन्होंने बहुत आगाज़ में कर दिया था कि अगर कोई चीज़ आप मैदान जंग में हमारे से जीत नहीं सकते तो आप ये भूल जाएं कि मुज़ाकरात की मेज़ पर हम आपको वो चीज़ इनायत कर देंगे, आपको तोहफ़तन दे देंगे। अगर आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल आपको चाहिए, जंग लड़के आप हमारे से आबनाए हुर्मुज़ ले लें। अगर आपने हमारे से यूरेनियम, अफसूदा यूरेनियम जो है उसका स्टॉक पाइल चाहिए, आप आएँ, घुसें, ईरान में कार्रवाई करें, ज़मीन पर अपनी फ़ौज लेकर आएँ और एक्सकवेट करके ले जा सकते हैं तो ले जाएं। ये नहीं होगा कि मुज़ाकरात की मेज़ पर हम बैठेंगे, आप हमें कहेंगे और हम आपको किसी खौफ और डर से वो तमाम चीज़ें हवाले कर देंगे। अब जो पॉइंट ऑफ व्यू खलीजी ममालिक ने, अमेरिका और इसराइल ने इस तमाम मामले पर जो इब्तदाई मुआहदा स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तान की मीडिएशन में तय पाया था अमेरिका और ईरान के दरमियान, जो इंटरिम डील हुई थी इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के नाम से, उसका नुक्ता नंबर 5 आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से जिस कंट्रोल की बात कर रहा था, वो जो उसमें तय हुआ था कि ईरान जो है उसका कंट्रोल बरकरार रहेगा। ईरान और ओमान मिलकर एक मैकेनिज्म बनाएंगे और इस आबी रास्ते पर टैक्स होगा नहीं होगा, पहले 60 दिन तो तय हुआ था कि नहीं होगा, और उसके बाद जो भी अरेंजमेंट होगा वो लोकलाइज्ड अरेंजमेंट होगा और उसके तहत आबनाए हुर्मुज़ से जाने और आने का रास्ता कंट्रोल होगा। इस बात के ऊपर घबरा कर खलीजी ममालिक के दबाव पर अमेरिका ने जंग को रिज्यूम किया। दोबारा जंग हुई, दोबारा जंग के बाद आज फिर नतीजा वहीं पर पहुंच रहा है जो ईरान की शराइत थी। अभी जो मशीर हैं सैयद मुज्तबा खामनाई के, उन्होंने इसके हवाले से एक बड़ा लंबा चौड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्री वॉर स्टेज के ऊपर तो आबनाए हुर्मुज़ बिल्कुल भी नहीं जा सकती और अब डोनाल्ड ट्रंप बड़ी हद तक राजी नजर आते हैं और उसमें ईरान की जीत किस तरीके से बहुत ज़्यादा है कि जो अब मैकेनिज्म की जो एक नए मुआहदे की जिसकी तस्दीक ईरान की वजारत खारजा भी कर चुकी है, जिसकी तस्दीक जो है वो ओमानी भी कर चुके हैं, कतरीज जो है उन्होंने भी इसकी तस्दीक कर दी है और अमेरिकन मीडिया भी इसकी जुज़ियात सामने रख चुका है। उसके तहत अब जो आने वाला रास्ता, यानी कि जो पर्शियन गल्फ में दाखिले का रास्ता है, उसके ऊपर ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन करना होगी। यानी कि इस खित्ते में क्या आ रहा है, मिलिट्री कार्गो तो नहीं लाया जा रहा, कोई ऐसे असलहा और साजो सामान तो नहीं लाया जा रहा जो गल्फ़ की, पर्शियन गल्फ़ की ईरान की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। उस पर चेक एंड बैलेंस IRGC का, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का होगा। पासदारान इनकलाब के पास वो तफसीलात मौजूद होंगी, कौन सा जहाज़ आ रहा है, उसके ऊपर कौन लोग मौजूद हैं, उनके कवाइफ क्या हैं, उस पर सामान क्या
मौजूद है, किस मकसद से जा रहा है, किस पोर्ट पर जा रहा है, वहाँ पर कितने वक्त गुजारेगा, किस वक्त वापस आएगा, और जो वापसी का रास्ता है उसका इख्तियार या उसका कंट्रोल जो है वो ओमान को दिया जा रहा है। यानी कि जो एक रास्ता क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी कि आबनाए हुर्मुज़ का जो सबसे तंग इलाका बनता है लगभग 21 नॉटिकल माइल का, उसमें 12-12 किलोमीटर जो है इंटरनेशनली जो अक़वाम मुत्तहिदा का कन्वेंशन है ऑन द लॉज ऑफ सीज, उसके मुताबिक टेरिटोरियल वाटर्स बनते हैं। तो अगर यहाँ पर हम 21 किलोमीटर के हिसाब से 11-11 नॉटिकल माइल भी कर लें या उससे भी कम कर लें, 10.5 नॉटिकल माइल कर लें, तो उसमें जो मीडियन लाइन बनती है उसके 2 या 3 नॉटिकल माइल के फासले पर 2 शिपिंग लेन्स, एक आने की एक जाने की, उससे हटकर ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स में डोनाल्ड ट्रंप ने और खलीजी ममालिक ने पूरी कोशिश करके देख ली कि एक आने और जाने का रास्ता ओमानी पानियों से ही क्रिएट कर लिया जाए और ईरान उस पर चुप करके बैठ जाए। अब ऐसा नहीं हुआ। अब ये लगभग तय हो चुका है कि ईरान जो है उसकी मर्जी और मंशा के मुताबिक वही मीडियन लाइन होगी और इसमें 60 दिन का पीरियड होगा कि जिसमें कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहा है कि उसके बाद भी नहीं होगी। यहाँ पर जो ईरानी सहाफ़ी हैं, ईरानी मीडिया है, ईरानी ऑफिशल्स हैं, उनकी गुफ्तगू से और ओमानियों की गुफ्तगू से भी ये वाज़ेह होता है कि शायद हो सकता है कि कोई फोर्स्ड किस्म की ज़बरदस्ती की फ़ीस जो है वो वसूल ना की जाए, लेकिन जो एनवायरनमेंट है उसको सेफ गार्ड करने के लिए, इस तमाम मैकेनिज़्म को लागू करने के लिए और जो स्टेट अथॉरिटी बनाई जाएगी उसके अखराजात को पूरा करने के लिए एक मिनिमल किस्म के चार्जेस जो हैं वो होंगे। डोनाल्ड ट्रंप अगरचे ये कह रहा है कि अगर फ़ीस कोई वसूल करेगा तो वो अमेरिका करेगा क्योंकि कब्ज़ा हमारा है, लेकिन ये बात तकरीबन हतमी हो चुकी है, तय हो चुकी है कि ईरान ने एक ऐसी तारीख रकम कर दी है कि अमेरिका और उसके ताकतवर तरीन इत्तहादियों ने जो डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव सामने रखा था वो ऑब्जेक्टिव जो है वो अब अचीव नहीं होने जा रहा। और इसके हवाले से अब लंबी चौड़ी तफसीलात सामने आ रही हैं और साथ में कुछ बहुत ही अहम रीजनल डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं जिसके ऊपर हम ज़रा मैं आपके सामने एक पूरा ओवरव्यू रख देता हूं कि क्या इस वक्त चल रहा है इस पूरे खित्ते में। कि जो एग्रीमेंट है उसके हवाले से बड़े वाज़ेह तौर पर कहा जा रहा है कि शिपिंग जो है वो रिस्टोर हो जाएगी इस अहम तरीन वाटरवे में से, और जो ब्रॉडर पीस टॉक्स हैं उसके बाद तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान, जिसमें ख़ास तौर पर जो न्यूक्लियर के मामलात हैं उनके ऊपर बातचीत अगले मरहले में होगी। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहा था कि इसके ऊपर बात हो चुकी है, ईरानी मुकर जाते हैं, लेकिन अब इस बात को ऑफिशियली कह दिया गया है कि सबसे पहले ये तमाम मामलात तय हो जाएंगे, उसके बाद जो है वो एटमी जो मामलात हैं, जो न्यूक्लियर इश्यूज़ हैं उनके ऊपर इसके बाद बातचीत होगी। अब जो अमेरिका, ईरान और ओमान जो है उनके दरमियान एक इंटरिम एग्रीमेंट जो तय पाने जा रहा है आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से, उसने अब इस उम्मीद को पैदा कर दिया है कि जो क्राइसिस है, जो बहरान है, वो बहरानी कैफियत जो है वो ख़त्म हो जाएगी और ये जो डेंजरस फ्लैश पॉइंट्स बने हुए थे यहाँ पर चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएंगी। तेहरान ने इस हवाले से वाज़ेह कर दिया कि जो एग्रीड कोऑर्डिनेट्स हैं शिपिंग रूट्स के वो जो है तय पा चुके हैं ओमान के साथ कि कौन से रास्ते से इस पर्शियन गल्फ में दाखिल हुआ जाएगा, उस पर हमारा कंट्रोल होगा और किस रास्ते से एग्जैक्टली ये जहाज़ जो है वो आबनाए हुर्मुज़ से बाहर निकलेंगे। और ये बहुत सिग्निफिकेंट इस वजह से भी है क्योंकि इसी इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में अमेरिका ने इस बात पर दस्तखत किए हैं इलेक्ट्रॉनिकली। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पर दस्तखत कर दिए थे, एग्री कर लिया था कि जो ईरान है उसकी विसिनिटी से, ईरान के कुर्ब जवार से अमरीकी फ़ौजी अड्डे ख़त्म किए जाएंगे। एक सवाल वैसे भी मौजूद था कि क्या जितनी बड़ी तबाही हो चुकी है अमरीकी अड्डों पर, क्या इसकी रिपेयर के लिए, रिकन्स्ट्रक्शन के लिए अरबों डॉलर अमेरिका लगाएगा, और अगर वो लगाना भी हो तो उसके लिए साजो सामान आएगा तो आबनाए हुर्मुज़ से ही आएगा। लेकिन कुर्ब जवार से जाने का क्या मतलब है कि ओमान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कतर, कुवैत, अगरचे एक ख्वाब मालूम होता है, ये ईरान के कुर्ब जवार में वो ममालिक हैं जहाँ पर मुतअद्दिद अमरीकी अड्डे मौजूद हैं। फिर शाम है, उसमें इराक है, आज़रबाईजान है। क्या यहाँ से अमेरिका अपने फ़ौजी अड्डे मूव करेगा? कम अज़ कम अगर आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल ईरान के पास होगा तो यहाँ पर आने वाला साजो सामान, उसमें कोई मिलिट्री कार्गो ना जा सके, कोई ऐसा साजो सामान शिप ना किया जा सके तो जो इन बेसिस के ऊपर रिक्वायर्ड होता है। तो एक बड़ी फ़तह ईरान की ये होने जा रही है। अब इसके हवाले से क्योंकि वही जुज़ियात और वही तफसीलात हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से जब इसके ऊपर सवाल हुआ कि क्या मामलात जो हैं वो बेहतरी से आगे बढ़ रहे हैं, तो उसने कहा कि मूविंग अलोंग वेरी नाइसली, वी विल फाइंड आउट, वी विल नो इन 48 आवर्स, कि अगले 48 घंटों में पता चल जाएगा। और जो आबनाए हुर्मुज़ वो बहुत जल्द खुल जाएगी। अदरवाइज़
डोनाल्ड ट्रंप ने वही धमकी दी कि हम उनके ऊपर बड़े भरपूर किस्म के हमले करेंगे, लेकिन वहाँ पर मसला वही आ जाता है कि जो पहलवान है वो पहलवान मार तो लेगा, लेकिन क्या वो पहलवान और उस पहलवान के जो हवारी हैं इस खित्ते में वो ईरान के जवाबी वार जो है वो सह लेंगे? ईरान की तो तबाही होगी, लेकिन क्या ये अपनी तबाही अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं? और इसी दौरान बड़ा अहम बयान जो है वो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके मशीर, उनका बयान सामने आता है। जो मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई हैं, उन्होंने कहा कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ में किसी दूसरे रास्ते की इजाज़त नहीं देगा। अमेरिका को ख़बरदार किया कि जंगी जहाज़ या फ़ौज लाई गई तो उसे भी निशाना बनाएंगे। आबनाए हुर्मुज़ में किसी दूसरे रास्ते की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मोहसिन रज़ाई ने कहा कि बहुत से जहाज़ ईरान की वार्निंग पर वापस मुड़ रहे हैं। अमेरिका का हुक्म मानने वाले जहाज़ नुकसान उठाते हैं, फिर उसके बाद खुद ही मुड़ जाते हैं। मोहसिन रज़ाई ने कहा कि ईरान अपने मौक़िफ़ पर कायम है कि हुर्मुज़ अमेरिका की शराइत पर दोबारा नहीं खुलेगी। इसके अलावा उनका कहना था कि ईरान ने यूक्रेन में 3 अहदाफ पर हमलों की तैयारी कर ली थी। यूक्रेन ने ईरानी जहाज़ पर हमला अपनी गलती माना, जिस पर हमले का इरादा तर्क कर दिया गया। यूक्रेन को हर सूरत कीमत चुकाना होगी। ये वो मंजरनामा है जो अब डेवलप होने जा रहा है। और इसी दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर वो इस वक्त सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। और इसके हवाले से पहले तो मैं आपको बता दूं जो खबर रिपोर्ट हो रही है, खबर ये रिपोर्ट हो रही है कि मोहम्मद बिन सलमान ने दावत दी है और उस दावत पर सऊदी अरब का दौरा, ये जो दौरा है ये हो रहा है। वफ्द जो है पाकिस्तान का वो सऊदी अरब पहुंच चुका है और इस वफ्द में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार मौजूद हैं, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मौजूद हैं, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ हैं, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ हैं, मुअव्विन खुसूसी तारिक फ़ातिमी हैं। ये तमाम के तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं। मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात होगी जिसमें बरादराना ताल्लुकात, शराकतदारी के को मज़ीद मजबूत करने और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ उम्रा भी अदा करेंगे, रोज़े रसूल पर मदीना मुनव्वरा में हाज़िरी भी देंगे। और दफ्तर ख़ारजा कह रहा है कि इलाकाई अमन, सफारती ताबून और मुश्तरका हिकमत अमली के फ़रोग़ के लिए ये दौरा अहम है। लेकिन असल बात यह है कि इस दौरे की अहमियत 2 मामलात के ऊपर बहुत ज़्यादा है। एक है पाकिस्तान और सऊदी अरब के कॉन्टेक्स्ट में। ये बात तो तय है कि अमरीका का असर व रसूख इस रीजन में ख़त्म होने के बाद सऊदी अरब जो अपने तौर पर अपने तय अपने दिफा की सलाहियत नहीं रखता, उसको एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की ज़रूरत है। पाकिस्तान उस गैप को फिल कर चुका है ऑलरेडी बड़ी हद तक, और बड़ी हद तक करने जा रहा है। अरामको की फैसिलिटी हो, सऊदी अरब का टेरिटोरियल इंटेग्रिटी हो, उसका दिफा हो, उसके लिए पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट SMDA मौजूद है। उसके तहत पाकिस्तान तो ये तय कर चुका कि हमारी ये कमिटमेंट है कि हम ये सब कुछ करेंगे। अमेरिका जो है वो जितने अरसे से आपके यहाँ फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम भी दे रहा था, उसकी इंटेलिजेंस शेयरिंग भी आपके साथ मौजूद थी, लेकिन अब बदले में पाकिस्तान ये सब कुछ करने जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अहम ये है कि अमेरिका बहादुर को सऊदी अरब ने इसके बदले में क्या कुछ दिया हुआ था। सऊदी अरब ने अमेरिका को 60 की दिहाई से ये यकीन दिलाया था, और उस पर आज भी कारबंद है कि हम अपना जो तेल है उसको डॉलर्स में बेचेंगे, जिसकी वजह से पेट्रो डॉलर का फिनोमेना, यानी कि डॉलर अगर आज मजबूत है पूरी दुनिया में, अगर एक बड़ी करेंसी है, उसमें जो खलीजी ममालिक हैं उनका किरदार है कि इन्होंने पेट्रो डॉलर का फिनोमेना इसको ज़िंदा रखा हुआ है। अमेरिकी करेंसी जो है उसकी वैल्यू इस वजह से है कि ये तेल जो है वो बेचा जाता है, और तेल की ज़रूरत हर मुल्क को है, हर मुल्क को उसके लिए डॉलर दरकार हैं। ये तमाम ममालिक अपना तेल जो है वो डॉलर में बेचते हैं। ये अमेरिका को बदले में, इस सिक्योरिटी फ्राहम करने के बदले में सऊदी अरब और ये खलीजी ममालिक देते हैं। दूसरा, जो अपने रेवेन्यूज़ हैं उसका जो लेफ़्ट ओवर है उससे बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं और अमेरिकन इकॉनमी को फाइनेंस किया जाता है। तीसरा, ये तमाम ममालिक जो हैं वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के, एंड आई एम नॉट जोकिंग हेयर, ये कोई बिलियंस की मिलियंस की बात नहीं है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा ख़रीदते हैं, नेवल फ्रीगेट्स ख़रीदते हैं, जहाज़ ख़रीदते हैं, इनसे लड़ाका तैयारे ख़रीदते हैं। लॉकहीड मार्टिन से लेके दीगर जो बड़ी दिफाई कंपनियां हैं, जो अमरीकी कंपनियां हैं, असलहा साज फैक्ट्रियां हैं, वहाँ से जो है वो मिलिट्री आर्सनल ख़रीदा जाता है, मिसाइल्स ख़रीदे जाते हैं, ड्रोन्स ख़रीदे जाते हैं, उनकी जो फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है, पैट्रियट है, थार्ड है, उसके इंटरसेप्टर्स, मिसाइल्स, बैटरीज़, ये सब कुछ ख़रीदा
जाता है और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का फ़ायदा सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक ये पहुंचाते हैं उस नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने के बदले में जो अमेरिका इनको एक अपनी छतरी फराहम करता है। अगर अब वही छतरी पाकिस्तान ने फराहम करनी है, न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी एक्सटेंड करना है, पाकिस्तान के जो फाइटर स्क्वाड्रंस हैं, जो पाकिस्तान के लड़ाका तैयारे हैं या पाकिस्तान की फ़िज़ाइया या फ़ौज के लोग वहाँ पर मौजूद होंगे, तो पाकिस्तान को इसका क्या फ़ायदा होगा? क्या पाकिस्तान के साथ सिर्फ ये वादे वईद होंगे कि गवादर में हम एक ऑयल रिफाइनरी लगा देंगे, जो हम 2019 फरवरी में जो दौरा हुआ था इमरान खान के वक्त में मोहम्मद बिन सलमान का, और उन्होंने कहा था कि हम 22 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उस वक्त से आज तक मिलाकर 22 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब की तरफ से नहीं हुई। तो क्या हमें इसके बदले में सिर्फ वादे वईद मिलेंगे? तो एक तो पाकिस्तान का जो एक इस दौरे के हवाले से सऊदी अरब और पाकिस्तान का अपना एंगल है, और फिर सबसे बड़ा और अहम एंगल इसका ये है कि अब क्योंकि इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ईरान और ओमान के दरमियान ये माहिदा तय पा जाने के बाद अमेरिका और ईरान के दरमियान एक ब्रॉडर सेटलमेंट का इम्कान ज़्यादा हो चुका है, बढ़ चुका है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ईरान जो है उसका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम इंटैक्ट है, उसके ड्रोन्स इंटैक्ट हैं, वो इसका हिस्सा नहीं है, अमेरिका ने उसके ऊपर बात नहीं करनी, तो ईरान जो है वो रीजनल हेजमॉन के तौर पर अपेयर होगा। ईरान जो है उसकी एक बड़ी जो अटैक करने की सलाहियत है और उसकी जो कैपेबिलिटी है वो इंटैक्ट रहेगी, और उसमें जो सऊदी अरब है उसने इस दौरान भी ये इनिशिएटिव लिया था कि कहीं ना कहीं ईरान के साथ एक रीजनल सिक्योरिटी गारंटीज़ का माहिदा तय पाए, और उसके लिए पाकिस्तान बड़ा कारगर होगा। पाकिस्तान के इस तमाम मामले में ईरान के साथ ताल्लुकात और ईरान की लीडरशिप तमाम लेवल्स पर, चाहे उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, मिलिट्री लीडरशिप हो, उसने पाकिस्तान के हवाले से बड़ा ही ज़बरदस्त मौक़िफ़ रखा है। पाकिस्तान की तारीफ़ की गई है, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया है, पाकिस्तान के हक़ में नारे लगे हैं, वहाँ की पार्लियामेंट में लेकर वहाँ पर तेहरान और मुख्तलिफ़ मकामात पर जो इज्तिमात हुए वहाँ पर पाकिस्तान की तारीफ़ें की गई। तो पाकिस्तान जो एक बेहतरीन ताल्लुकात इंजॉय करता है तेहरान के साथ भी, रियाज़ के साथ भी, वाशिंगटन के साथ भी, बीजिंग के साथ भी, तो पाकिस्तान इस सारे मामले में बड़ा अहम हो जाएगा। और सऊदी अरब और ईरान के दरमियान पोस्ट US ईरान एग्रीमेंट एक बकाए बाहमी के उसूलों पर मबनी एक माहिदा, ताकि ईरान और इन तमाम ममालिक के दरमियान मखासमत ना हो, ताल्लुकात बेहतरीन हो जाएं। अगर बेहतरीन नहीं होते, दोस्ताना नहीं होते, तो कम अज़ कम दुश्मनी वाले ताल्लुकात ना हो। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये दौरा बहुत अहम होने जा रहा है। ज़ाहिर है कि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, और साइड बाय साइड आपने देखा होगा कि अब मैंने लोकल मामलात के ऊपर एक आधी वीडियो जो है वो की है, कुछ लोगों के साथ रब्ते वगैरह ये सारी चीज़ें चल रही हों, और पाकिस्तान की जो लोकल पॉलिटिक्स है उसमें भी इस वक्त एक हलचल है। दोनों मामलात पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।